हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का चैप्टर 2 से संबंधित जितने भी संभवतः ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम पूरा लेकर आए हैं। और चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार और लवण। आज हम इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और इससे बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड के हैं आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक है यह किस पदार्थ का बना होता है। आसान भाषा में बोले तो ये बोला है कि लिटमस जो होता है वह किस चीज़ से बना होता है, यानी लिटमस इज फॉर्म बाई। ऑप्शन नंबर ए है कवक, ऑप्शन नंबर बी है लाइकेन, ऑप्शन नंबर सी है जिम्नोस्पर्म या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लिटमस होता है लिचेन से बना होता है। लिटमस लाइकेन से बना होता है, याद रखिएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यानी किससे हम ये नहीं पता कर सकते हैं कि ये अम्ल इस पर डाला जा रहा है या लवण या क्षार डाला जा रहा है, क्योंकि उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी यही बोल रहा है कि किसके इनमें से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सूचक का इंग्लिश होता है इंडिकेटर, यानी कौन सा इसमें से इंडिकेटर में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर है हल्दी, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर ए है हल्दी, ऑप्शन नंबर बी है मिथाइल ऑरेंज, ऑप्शन नंबर सी है फिनोफ्थेलिन या ऑप्शन नंबर डी है मूली। तो आपको भी यहाँ पे पता होगा कि जो हल्दी का यूज हम इंडिकेटर के रूप में करते हैं, मिथाइल ऑरेंज का भी करते हैं, फिनोफ्थेलिन का भी करते हैं, लेकिन मूली का यूज हम लोग नहीं करते हैं। मूली का यूज हम लोग इंडिकेटर के रूप में नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। यानी फिर वही बात आ गया, गंधीय सूचक आसानी भाषा में समझे, यानी इनमें से भी कौन इंडिकेटर का यूज नहीं करता है। यानी चारों में से हम किसका यूज इंडिकेटर के रूप में नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वेनिला, ऑप्शन नंबर बी है प्याज यानी ओनियन, ऑप्शन नंबर बी सी में है शकरकंद या ऑप्शन नंबर डी है लौंग का तेल। तो आपको भी पता होगा वेनिला का यूज इंडिकेटर के रूप में करते हैं, लौंग तेल का भी यूज इंडिकेटर के रूप में करते हैं, प्याज का भी यूज हम लोग इंडिकेटर के रूप में करते हैं, लेकिन शकरकंद का यूज हम लोग इंडिकेटर के रूप में नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शकरकंद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है, यानी कौन सा द्विक्षारकीय अम्ल है, यानी द्विक्षारकीय अम्ल है। याद ऑप्शन नंबर ए है HCl, ऑप्शन नंबर बी है H3PO4। HCl होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको भी पता है। H3PO4 में इसका होता है बोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड या ऑप्शन नंबर डी है
H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे आपको भी पता है द्विक्षारकीय, आप लोग पकड़ने का तरीका समझे। द्वि में इसका होता है 2 यानी 2, और यहाँ पे जहाँ 2 हाइड्रोजन मिले उसको आपको टिक कर देना है। देख सकते हैं इसमें भी एक हाइड्रोजन, इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें भी एक हाइड्रोजन, लेकिन सबसे लास्ट वाले यानी H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन हैं, इसीलिए यह ऑप्शन नंबर डी जो है ये एक द्विक्षारकीय अम्ल है। याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, पोटास एलम होते हैं। पोटास एलम का फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4 यानी K2SO4 क्या होते हैं? क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपका पोटास एलम है यानी H2SO4 है वह क्या है? साधारण लवण है यानी सिंपल सॉल्ट, या मिश्रित लवण यानी कंपाउंड वाला सॉल्ट है, या एसिडिक सॉल्ट है, अम्लीय लवण, या ऑप्शन नंबर डी एक दिक लवण है। दिक लवण में क्या होता है? जिसमें 2 हो। द्विक में क्या होता है? 2। तो मैं आपको बता दूं, फिर से इसका आप फार्मूला लिख लीजिए। पोटास एलम का फार्मूला होता है K2SO4। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं हम, तो के जो होता है यानी एक बड़े वाले आयन को छोड़कर Na या जो भी इसमें होता है वो कितने मात्रा में है? तो यहाँ पर K2 है, तो यहाँ पर K2 है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विक यानी 2 हो जाएगा। 2 है इसीलिए यहाँ पर द्विक लवण हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ 2 दिखे वहाँ आपको दिक लवण मार देना है, इसीलिए यहाँ पर भी K2SO4 है, इसीलिए यहाँ पर हम द्विक लवण टिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफ़ी VVI क्वेश्चन है और काफ़ी कंसेप्चुअल भी है। क्वेश्चन कहता है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है आपको भी पता होगा, CH3COOH। एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। तो एक दुर्बल एसिड में क्या होता है? यानी जो पूरी तरह से आयनित यानी पूरी तरह से जो आयनाइज्ड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इसका क्या कारण है कि एसिटिक एसिड है यानी CH3COOH वह एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए कहता है इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, इसलिए यह दुर्बल अम्ल है। ऑप्शन नंबर बी है ये ज़्यादा आयनित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है ये कम आयनित होते हैं इसीलिए, या ये COOH समूह रखते हैं इसीलिए। तो मैं आपको बता दूं कि एसिटिक एसिड एक दुर्बल अम्ल है, यानी एक स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, एक वीक एसिड है। इसका कारण ये है कि ये कम आयनाइज होते हैं। जब हम इसमें करंट पास कराते हैं या इसमें जब हम जल डालते हैं, जब हम वाटर में एसिटिक एसिड को डालते हैं, तो इसके आयन जो होते हैं वह पूरी तरह से टूट नहीं जाते हैं, और पूरा वजह से टूटने की नहीं वजह से यह पूरी तरह से आयनित भी नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण ये कम आयनित होकर एक दुर्बल अम्ल बन जाते हैं। ये एक प्रबल अम्ल नहीं है, जिसका कारण यही है कि ये एक आयनित होते हैं, ये कम आयनित होते हैं, इसीलिए एसिटिक एसिड एक दुर्बल अम्ल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है? प्रबल को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, यानी इन चारों ऑप्शंस में सबसे स्ट्रॉन्ग साल्ट कौन है? स्ट्रॉन्ग साल्ट कहने का मतलब है जिसे हम वाटर में डालते हैं वह पूरी तरह से आयनाइज हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर है NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी है CaCl2 या कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी है BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट, या ऑप्शन नंबर
डी है लिथियम क्लोराइड यानी LiCl। तो मैं आपको बता दूं सबसे प्रबल लवण कौन होता है, NaCl। याद रखिएगा सबसे प्रबल लवण कौन होता है, NaCl, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग सॉल्ट NaCl होता है, क्योंकि इसे जब हम वाटर में डालते हैं NaCl को तो ये क्या होता है, यह पूरी तरह से Na+ और Cl- में टूट जाते हैं, जिसके कारण ये पूरी तरह से आयनाइज हो जाते हैं, और पूरी तरह से आयनाइज होने के कारण ये सबसे प्रबल लवण कहलाते हैं। तो याद रखिएगा सबसे प्रबल लवण NaCl। शायद आपको ये क्वेश्चन करके मज़ा आता होगा। यदि आपको अच्छा लगता होगा तो लाइक शेयर करते रहना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा, यानी इनमें से इन चारों में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा, यानी एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट इनमें से एक से अधिक कौन बनाएगा। ऑप्शन नंबर ए है CH3COOH, ऑप्शन नंबर बी है H3PO4, ऑप्शन नंबर सी है CH2CH2COOH, या ऑप्शन नंबर डी है ZNO। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी H3PO4। H3PO4 जो है यह क्या करता है, यह एक से अधिक अम्लीय लवण बनाता है। H3PO4 याद रखिएगा कौन बनाता है, H3PO4। जैसे आप देखे होंगे H3PO4, H3PO3, यानी एक से अधिक H3BO4, यानी क्या होते हैं, ये एक से अधिक अम्लीय लवण बना सकते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक लिटमस 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी एक लिटमस है जो ब्लू को रेड कर देता है, यानी एक ऐसा लिटमस है जिस पे ऐसे कौन सा पदार्थ डाला गया है, या पहले किस कलर का था, पहले यह ब्लू कलर का था, पहले यह ब्लू कलर का था, और इस पदार्थ के डालते ही यह ब्लू से कैसा हो गया, ये ब्लू से रेड हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो डालने पर जो लिटमस को ब्लू से लाल कर देता है। तो आपको भी पता है वह क्या है, एसिड। कौन है दोस्तों, एसिड। एसिड जो होते हैं वह क्या कर देते हैं, एसिड जो होते हैं वह लिटमस को नीला से लाल कर देते हैं, यानी एसिड जो होते हैं वह ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में बदल देते हैं। या जिस भी बच्चे को यदि पता नहीं होगा कि एसिड के बेस, ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं। देखिए कैसे, आप लोग बस क्वेश्चन पकड़ने का ट्रिक समझिए, या उसको क्वेश्चन को लगाने का कॉन्सेप्ट सीखिए कैसे लगाते हैं। देखिए कहता है नीले लिटमस को लाल। सपोज दैट आप कंफ्यूजन है कि एसिड होगा या बेस। देखिए यहाँ पे क्या है, 8 है। 8 क्या है, आपको पता है कि 7 जब अधिक होता है तो ये क्या होता है, बेस, यानी 8 क्या हो गया, बेस है। 10 क्या है, 10 भी बेस है क्योंकि ये भी 7 से अधिक है। और यहाँ पर 12 भी क्या है, बेस ही है क्योंकि यह भी क्या है, 7 से अधिक है। लेकिन जो हम बात करेंगे 6 की, 6 क्या है, तो ये 7 से कम है, जिसके चलते यह एसिड है। याद रखिएगा ये तीनों क्या है, बेस हैं, लेकिन ये अकेला है जो एक एसिड है। तो आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर कैसे करते हैं। ये तीनों बेस हैं इसलिए नहीं होगा, लेकिन चौथा जो है क्या है, अलग है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसका जो ऑप्शन नंबर डी यानी 6 जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे जल के अम्ल और क्षारकीय विलयन, जैसे
जल के एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन किसके कारण वह क्या होते हैं, करंट के यानी इलेक्ट्रिक के वह एक बढ़िया कंडक्टर बन पाते हैं, किसके कारण। देखिए, यदि आप अम्ल ले लीजिएगा, अम्ल यानी एसिड लीजिएगा, एसिड में क्या होता है H+ आयन डोनेट करता है, H+ आयन। और यदि हम बात करते हैं बेस की, तो बेस क्या करता है OH- डोनेट करता है। तो एसिड में क्या निकला H+ और बेस में क्या निकला OH-। होता है क्या है, जब हम किसी भी एसिड या बेस को जब हम कोई भी विलयन में डालते हैं, किस विलयन में, अधिकतर जलीय विलयन में। सपोज दैट हमको एसिडिक एसिड मिला, एसिटिक एसिड CH3COOH, यदि हम उसको जल में डाल देते हैं तो क्या होगा, वह CH3COOH है, तो उसको जल में डालने पर वह CH3COO- और H+ में टूट जाता है। याद रखिएगा, कोई भी जो एसिड होता है H+ और कोई भी जो बेस होता है OH- डोनेट करता है, और इसी के कारण क्या होता है, उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक कंडक्ट हो पाती है। तो ये दोनों ही कारण हैं, H+ भी और OH- भी। तो ये क्या है, इसका जो ऑप्शन नंबर C जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर, H+ भी और OH- भी। आपको ये सारे कॉन्सेप्ट और नई नई चीज़ें को यदि सीखने को मिलता है तो ज़रूर सीखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन से धातु हैं जो ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। आपको पता हो ये तीनों ही जो है ऑप्शन में सभी जो धातु होते हैं यह धातु के हाइड्रोक्साइड ही बनाते हैं, लेकिन इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है जो ठंडे जल से यानी कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं, कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं। आपने यदि पढ़ा होगा क्या, आप यदि पढ़े होंगे क्या, अम्ल के रिएक्शन यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड यदि आप पढ़े होंगे तो उसमें बुक में दिया होगा कि जितने भी अधिक रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जिसकी भी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है, वह ठंडे जल से अभिक्रिया कर पाते हैं। याद रखिएगा, इन तीनों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किस में होती है, तो सोडियम और पोटेशियम में। तो सोडियम और पोटेशियम ही ऐसे ऑप्शन हैं इन चारों में से जो ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ये काफ़ी VVI क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। कहता है निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो आपको भी पता होगा दीवार की सफ़ेदी के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो उस चीज़ का नाम है चूना। चूना आपको पता होगा कि चूने का ही उपयोग किया जाता है। चूना का फॉर्मूला क्या होता है CaO, लेकिन जब भी हम दीवार सफ़ेदी करना होता है तो सीधे हम सूखे हुए चूने को तो हम पोत नहीं देंगे, वह फिर पोताएगा ही नहीं। इसके लिए करने के लिए CaO और उसमें वाटर डालना पड़ता है, यानी पानी उसमें मिलाना पड़ता है, और पानी मिलाते ही वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। याद रखिएगा, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर B। विलयन का उपयोग करके यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का उपयोग करके दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए उपयोग किया जाता है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। आपको हमें ये बताइए कि बुझा हुआ मीन्स क्या होता है।
बुझा। तो कितने लड़के इसमें कंफ्यूज होते हैं कि बुझा हुआ मीन्स क्या होता है सूखा, या भूजा हुआ मीन्स होता है पानी डाला हुआ। तो मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। बुझा यानी कोई भी बोलता है कि आग बुझा दो, आग बुझा दो यानी उसमें पानी डालकर बुझा दो। तो याद रखिएगा बुझा मीन्स क्या होता है, सिंपल सा है पानी डालना बस। क्या होता है बुझा मीन्स क्या होता है पानी डालना। उसी तरह यहाँ कहता है कि बुझा हुआ चूना, चूना का फॉर्मूला होता है CaO, और बुझा हुआ है यानी पानी डाल दो। तो यदि हम CaO प्लस H2O यानी पिछला बार भी ये हम रिएक्शन को देख चुके हैं, तो इसे क्या बनता है CaOH का होल ट्वाइस। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा बुझा हुआ चूना कौन सा है, CaOH का होल ट्वाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH होता है। अब देखिए pH, तो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। यदि आपको पता हो सोडियम कार्बोनेट क्या है, एक बेसिक है, यानी ये क्या है एक क्षार है। Na2CO3 ये क्या है क्षारीय पदार्थ है। और आपको भी पता है यदि कोई भी बेस या क्षार होता है उसका pH वैल्यू जो होता है वह 7 से अधिक ही होता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा Na2CO3 क्या हो जाएगा, एक ये बेसिक है, ये क्या है एक बेस है, और बेस का जो pH वैल्यू होता है वह 7 से अधिक होता है। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एसिटिक अम्ल का IUPAC नामकरण बताइए। एसिटिक एसिड, तो मैंने आपको बताया था कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH। इसमें कार्बन की संख्या देखेंगे, कार्बन यानी C की कुल संख्या कितनी है C और C कितने हैं, इसमें कार्बन 2 हैं। और 2 के लिए आप भी पढ़े होंगे कि मिथ इथ, दूसरे नंबर पे क्या आता है इथ आता है। इसीलिए और ये क्या है आपको यहाँ से पता चल गया कि इसमें कार्बन की संख्या कितनी हो गई 2 हो गई, यानी कौन सा ग्रुप का हो गया इथ ग्रुप का हो गया इथ। अब देखिए इसमें कहता है एसिटिक, इसके लास्ट में है CH3C OH। इसके लास्ट में देखा जाए तो क्या है कौन सा क्रियात्मक समूह यानी कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है, तो C OH। और C OH जो होता है वह किस चीज़ का होता है, तो वो होता है आपका मेथेनोइक एसिड। सॉरी, इसको हम क्या करते हैं लास्ट में जहाँ भी COOH मिले उसमें हम ओइक एसिड क्या करते हैं उसमें हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं ओइक एसिड दोस्तों हम इसमें जोड़ देते हैं। तो यहाँ भी वैसे ही हम करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ से हमको ये पता चला कि इसमें कार्बन की कुल संख्या कितनी है, इसमें कार्बन की कुल संख्या है 2, कार्बन की संख्या इसमें कितनी है 2, इसीलिए वो क्या है इथ। और COOH लगने की वजह से इसमें हम क्या जोड़ेंगे ओइक। तो इथ पहले से था इथेनोइक हो जाएगा। याद रखिए क्या हो जाएगा इथेनोइक एसिड। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन मैंने इसको दूर कर दिया। फिर से देख लीजिए CH3COOH, कार्बन की संख्या है 2, कार्बन की संख्या जब 2 होती है तो हम लेते हैं इथ, और इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा है COOH। इसीलिए जब भी फंक्शनल ग्रुप हो COOH तो हम इसमें क्या जोड़ते हैं तो ओइक जोड़ते हैं। इसमें यदि इथेन में जोड़ दिया जाए ओइक तो क्या हो जाएगा इथेनोइक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। फिर से देखिए उस समय क्या था
उस समय था नीला को लाल कर दिया था, लेकिन इस समय क्या है, यह लाल को नीला कर देता है। लाल है और उसको कर दिया क्या, नीला, यानी रेड से कर दिया क्या, रेड से कर दिया ब्लू। और रेड से ब्लू कौन करता है, बेस करता है। और बेस जो होता है, देखिए ये कैसे क्वेश्चन दिया है, मस्त क्वेश्चन है ये। और यदि आपको क्वेश्चन पसंद आए तो ज़रूर इसे देखिएगा। ये क्या है, ये आपका हो जाएगा रेड से ब्लू बन रहा है, और रेड से जो ब्लू करता है वह बेस होता है, और बेस जो होता है क्या करता है, OH डोनर होता है। इसीलिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, OH। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। फिर वही क्वेश्चन, नीले को लाल यानी एसिड हो गया, तो एसिड का क्या हो गया, 5, ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। ऐसे भी आप देख सकते हैं, साथ में इसका होता है, इसका मतलब हो गया उदासीन, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया क्षार यानी बेस, ये दोनों क्षार हैं। तो यहाँ पे बचा कौन, यहाँ पे बचा 5, क्योंकि 5 क्या है, 7 से कम है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिड। और ये दोनों बेस है और ये न्यूट्रल है, इसीलिए नहीं होगा। याद रखिएगा, ब्लू से बात करें रेड, ब्लू से रेड बात करें तो क्या होता है, एसिड। और रेड से ब्लू हो तो क्या होता है, रेड से ब्लू में आपका होता है बेस। तो याद रखिएगा इसको, इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्जैलिक अम्ल का प्रकृति निम्नलिखित में से कौन है। ऑक्जैलिक एसिड जो होता है वह किस चीज़ में पाया जाता है, ऑक्जैलिक एसिड। आपको भी पता होगा कि जो ऑक्जैलिक एसिड जो होता है वह टमाटर में पाया जाता है। ऑक्जैलिक एसिड किस में पाया जाता है, टमाटर में। मैं फुल इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। संतरा में कौन सा पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है सिट्रिक। टमाटर में कौन सा पाया जाता है, ऑक्जैलिक। सिरका में कौन सा पाया जाता है, एसिटिक। इसका थोड़ा सा गलत हो गया दोस्तों, मैं सही कर लेता हूँ स्पेलिंग। सिरका में कौन सा पाया जाता है, एसिटिक। और इमली में कौन सा पाया जाता है, टारटैरिक एसिड। तो याद रखिएगा, संतरा में सिट्रिक एसिड, टमाटर में ऑक्जैलिक एसिड, और सिरका में हो जाएगा एसिटिक एसिड, और इमली में हो जाएगा टारटैरिक एसिड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है CaSO4 × 2H2O। ऑप्शन नंबर बी है CaSO4 × ½ H2O। ऑप्शन नंबर बी है Na2CO3 × 10H2O, या ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिच। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × में ½ H2O। आपको ये कहीं कहीं ऐसे भी मिलेगा, CaSO4 का होल ट्वाइस और इंटू में H2O। तो आप इसे घबराना नहीं है, यही दोनों बात एक ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है, यानी लिटमस सॉल्यूशन जो होता है जब न तो एसिडिक होता है और न तो बेसिक होता है, तो वह उस समय किस कलर का होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जो वह नेचर में पाया जाता है किस रंग का होता है, बैंगनी। बैंगनी इसका होता है पर्पल, यानी ये पर्पल कलर का ही होता है जब तक इस पर एसिड या बेस न डाला जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी उदासीन विलयन का pH होता है। तो आपको पता है कि 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल। 7 से कम क्या होता है, एसिड। और 7 से अधिक क्या होता है, बेस। लेकिन कोई पूछ दे कि 7 पर क्या होता है, तो 7 पर आपको बताना है कि वह उदासीन यानी न्यूट्रल होता है। तो याद रखिएगा, उदासीन विलयन का pH कितना होता है, 7। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लवण है। ऑप्शन नंबर ए है HCl। HCl मैंने आपको बताया था एसिड है।
ऑप्शन नंबर बी है NaOH, ये क्या है, एक बेस है। ऑप्शन नंबर डी है NH4OH, यह भी एक बेस है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है एक क्या है, एक सॉल्ट है। देखिए क्योंकि इसके लास्ट में भी OH है NH4OH, इसीलिए एक बेस हो गया। लेकिन K2SO4 में H या OH कोई नहीं है, इसीलिए हम इसको लवण मानेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी लाल तप्त पर आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है। जैसे Fe है और उस पर आप H2O इसमें प्रवाहित कर देते हैं तो इससे आपका बना कंपाउंड जो होता है वह क्या होता है, Fe3O4। याद रखिएगा Fe3O4 इज द करेक्ट आंसर। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, Fe3O4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में pH कितने परास तक कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए है 6 से 6.8 तक। ऑप्शन नंबर बी है 7 से 7.8 तक। ऑप्शन नंबर सी है 2.1 से 3.8 तक, या ऑप्शन नंबर डी है 5.1 से 5.8 तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, 7.0 से 7.8 तक। इसका दो कारण है, क्योंकि यदि हमारा शरीर अम्लीय यदि हो जाए, यानी 7 से यदि कम हो जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा, एसिडिटी हो जाती है। लेकिन यदि 7 यानी न्यूट्रल रहे तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और इसका एक और रीज़न है, यदि आपको पता होगा कि ह्यूमन का जो ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड, उसका जो pH होता है वह होता है 7.4। और यह भी एक कारण है कि हमारा शरीर इसी के आसपास यानी 7 से 7.8 तक के बीच कार्य करता है। आई थिंक ये आपको क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन नहीं है, और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उसको अगले पार्ट में डाल दूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। और यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।